नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू का दर्द। घर के सभी सदस्यों के खाना खाने के बाद सोनम अपने लिए खाना परोसने जाती है, परंतु उसने देखा रोटी के डिब्बे में 2 ही रोटियां हैं और सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 बज चुके थे। भूख जोर से लगी थी, इसलिए वह सब्जी के बर्तन से रोटियां रगड़कर खाना खाने लगी। बीच में पानी पीती जाती, आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी छोटी नंद स्नेहा पानी पीने किचन में आती है और पूछती है, भाभी क्यों रो रही हो? सोनम कुछ नहीं कहकर आंसू छुपाते हुए मुस्कुरा देती है। खाने के खाली डिब्बे देखकर स्नेहा अपनी माँ विशाखा जी से जाकर कहती है कि भाभी को आज फिर खाना नहीं बचा। विशाखा जी किचन में आती हैं। पीछे से उनके पति सोमेश्वर जी भी आ जाते हैं। वो विशाखा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, परंतु विशाखा जी दिखावे के लिए कहती हैं कि रोटियां नहीं बची तो और नहीं बना सकती क्या? भूखी क्यों रह गई? सोनम बोली, मम्मी जी मैंने खाना खा लिया है, कहकर वह अपने काम में लग जाती है। सोमेश्वर जी बाहर आकर विशाखा जी से बोले कि घर में सब कुछ है और मैं पर्याप्त इंतजाम करता हूँ, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? बहू को पेट भर खाना तो खाने दिया करो। विशाखा जी बोली कि एक दिन अगर खाना कम पड़ गया तो क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट गया? अपने लिए 2 रोटी बना सकती थी। सोमेश्वर जी चुप रहे, क्योंकि यह किस्सा 2-4 दिन बाद होता ही रहता था। वैसे सोनम के आने के बाद से विशाखा जी ने किचन से दूरी बना ली थी, परंतु सभी सामग्री वह अपने हाथ से निकालकर सोनम को देती थी। कभी कभी सोनम हिम्मत करके कहती भी कि मम्मी जी परिवार के खर्च के हिसाब से यह चीज पर्याप्त नहीं है, तो सास डांटकर कह देती कि तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, मैं इतने सालों से इस घर को चलाती आई हूँ। सोनम चुप हो जाती, जबकि सोमेश्वर जी घर में पर्याप्त मात्रा में सामान लाकर रखते थे। सोमेश्वर जी का भरा पूरा परिवार था। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, छोटी बेटी स्नेहा बीएड कर रही थी, बड़ा बेटा मेहुल एक कंपनी में इंजीनियर है, उसकी पत्नी सोनम एक आदर्श बहू है। सोनम की शादी को 1 साल से ऊपर हो चला था, लेकिन विशाखा जी उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्हें अपने इंजीनियर बेटे के लिए बहुत पढ़ी लिखी बहू और साथ में ढेर सारा दहेज भी चाहिए था। सोनम मध्यम वर्गीय परिवार से थी। एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में सोमेश्वर जी ने सोनम को देखा तो उन्होंने उसे अपने घर की बहू बनाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि सोनम बहुत सुंदर थी और साथ में सुशील और संस्कारी भी थी। सुंदर थी इसलिए मेहुल भी शादी के लिए तैयार हो गया। उस समय सोनम बीकॉम कर रही थी। रिश्तेदारों और घरवालों की सहमति से शादी निश्चित हो गई और विशाखा जी के ना चाहते हुए भी विवाह हो गया। फिर दिखावे के लिए तो विशाखा जी प्यार दिखाती रहीं, लेकिन सोनम को परेशान करने और ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सुबह उठकर सोनम किचन में चाय बना रही थी, तभी उसकी सास विशाखा जी ने कर्कश आवाज में कहा, सोनम आज लड़के वाले स्नेहा को देखने आ रहे हैं, अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लेना और वे लोग खाना भी खाकर जाएंगे, उसकी भी तैयारी रखना। सबको चाय देने के बाद सोनम नाश्ते की तैयारी करने लगी। अपनी आदत के अनुसार विशाखा जी सामान देने आई। तभी सोनम हिम्मत करके बोली, मम्मी जी मेहमानों का खाना मुझे बनाना है, तो सामान मैं अपने हिसाब से ले लूँगी। ये सुनकर विशाखा जी बड़बड़ाती हुई किचन से निकल गईं। सोनम ने नाश्ता तैयार किया और बीच बीच में वह स्नेहा को भी तैयार करती रही। इतने में मेहमान आ गए। सोनम ने मेहमानों को नाश्ता दिया और तभी स्नेहा चाय लेकर आ गई। वे स्नेहा को देखकर बोली कि हमें तो लड़की पसंद है, अब दोनों बच्चों की बात भी करवा दीजिए। थोड़ी देर के लिए बच्चों को बाहर बगीचे में भेज दिया। दोनों परिवार पहले से परिचित थे और सोमेश्वर जी का घर संपन्न था, इसलिए दहेज तय नहीं किया गया। दोनों परिवारों ने औपचारिक बातें की। तब तक सोनम ने खाना तैयार कर लिया। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया। सभी मेहमानों ने खाना खाया और खाने की बहुत तारीफ की।
खाने के बाद शादी की तारीख पक्की करने के लिए कहकर मेहमान अपने घर चले गए। बेटी के रिश्ते की बात थी, इसलिए विशाखा जी ने सुबह की बात को लेकर सोनम से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। घर के सभी लोग खाना खाने बैठे और सोनम के एक दो बार कहने पर ही विशाखा जी खाना खाने बैठ गईं। इतने में सोनम के फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। बड़ी नंद नमिता का था। नमिता ने फ़ोन पर कहा कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, वे नाना नानी के यहाँ आने की जिद कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ आना चाहती हूँ। और सभी कुशल समाचार भी पूछा। सोनम बोली, दीदी कैसी बात कर रही हो, यह आपका मायका है, आप कभी भी कितने भी दिनों के लिए यहाँ आ सकती हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मम्मी पापा पर जितना मेहुल का हक है उतना आपका भी है। वैसे कब आ रही हैं आप? नमिता बोली, कल सुबह पहुँच जाऊँगी। सोनम बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह से सोनम साफ सफाई में लग गई और फिर बहुत अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लिया। मेहुल नाश्ता करके नमिता को लेने के लिए स्टेशन चला गया। स्नेहा अपने कॉलेज चली गई। सोनम ने सास ससुर को भी चाय नाश्ता दे दिया और थोड़ी देर में उसकी नंद दोनों बच्चों के साथ घर आ गई। आते ही नमिता ने सोनम को गले से लगा लिया और सोनम ने दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया। सोनम ने सबको नाश्ता कराया। नाश्ता करके मेहुल ऑफिस चला गया। सोनम किचन में खाने की तैयारी में लग गई। नमिता उससे बोली, भाभी नाश्ता तो कर लो। विशाखा जी तपाक से बोली, कर लेगी, नाश्ता कहाँ भागा जा रहा है, बच्चों को भूख लगेगी, खाना बनाने दे। ये सुनकर नमिता को बहुत बुरा लगा। वह माँ से बोली, क्यों माँ, वह इंसान नहीं है, उससे भूख नहीं लगती, सुबह से काम में लगी है। नमिता ने अपने हाथों से नाश्ता लगाकर सोनम को नाश्ता कराया। फिर नमिता किचन में सोनम की मदद करने पहुंच गई। विशाखा जी बोली कि तू थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। नमिता बोली, माँ यह इस घर की बहू है, कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं है। इस घर में इसका भी सबके बराबर अधिकार है। अगर मेरे साथ ससुराल में यही सब व्यवहार हो जो सोनम के साथ आप करती हो तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ तो यह भी तो किसी की बेटी है। आप यह क्यों भूल जाती हो? विशाखा जी चुपचाप सुन रही थी और सोमेश्वर जी खुश थे। फिर विशाखा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और वह उठकर सोनम को प्यार करने लगी। उन्होंने उसे गले से लगाया और बोली कि बेटी, मैं बहू और बेटी में फर्क करती रही। मैं यह भूल गई कि तू भी किसी की बेटी है और यह तेरा भी घर है। इस घर पर तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। मुझे माफ़ कर दे बेटी। और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। सोनम विशाखा जी के जोड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, मम्मी जी आप माफ़ी मत मांगिए, भूल सबसे होती है और आज मुझे यहाँ पर भी मेरी माँ मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ। सोमेश्वर जी बोले कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया और सभी बहुत खुश थे। आज विशाखा जी ने अपनी भूल स्वीकार करके बहू का दर्द समझ लिया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।